Hello everyone. बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल इसके बारे में बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा देख लेना है क्या कि बच्चों होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं? कि एक बॉडी है, मान लें बच्चा अगर तो ध्यान से देखिएगा तो मान ले एक ऐसा रॉड है, इसमें मान लो ऐसे दो मास को हम ज्वाइन कर देंगे, ऐसा एक सिस्टम है। इसका ग्रेविटी कहाँ लगेगा? यहाँ पे एक ग्रेविटी लगेगा। मान लो सपोज करो इसका मास है नीचे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? m1g। यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ लगेगा? m2g। यहाँ पे m1g लगेगा और यहाँ पे m2। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? जहां पे मास होती है। जैसे मान लो कि अगर तुम एक बात समझोगे, मान लो रॉड है तो यहाँ पे भी मास है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फोर्स लगेगा dm इंटू जी। फिर यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा dm इंटू जी। यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा dm इंटू जी। एक्चुअली में अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूअस होती है तो उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अगर मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स रियलिटी में क्या होता है? बॉडी के हर छोटे छोटे पार्ट पे लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो कि अगर कोई बॉडी है तो मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे भी एक मान लो यहाँ पे लगा m1g, यहाँ पे मान लो लगा m2g, यहाँ पे लगा मान लो m3g, यहाँ पे मान लो m4g। जहां जहां मासेस है वहां वहां फोर्स लगेगा। तो इस बॉडी के लिए एक ऐसा पॉइंट होगा, जिसके द्वारा जिस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स, सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स का समेशन क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए बच्चा? 0। What is the definition of center of gravity? Center of gravity of a body is defined as that point about which moment of force due to all the gravitational forces acting on the body should be moment of force due to all the gravitational summation of moment of force due to all the gravitational force about that point should be 0, and that point is known as what? That point is known as center of gravity, है ना? Center of gravity। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे मान लो अगर एक बॉडी है रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है सर? मिडिल पॉइंट। क्यों? सोचो, देखो मैं क्यों इसको बता सकता हूं। मान लो, देखो ये पॉइंट ले लो, अगर यहाँ पे एक मास तुम्हें मिलेगा, छोटा सा मास, उसका एक मान लो टॉर्क मिला, कितना लगा? dmg। तो ये टॉर्क किधर घुमाना चाहिए? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो तो इसके अबाउट भी एक और टॉर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहाँ पे चूंकि इस पॉइंट के इधर भी एक मास मिलेगा और इधर भी उतना ही मास मिलेगा। इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? इसका और इसका टॉर्क इसके अबाउट क्या हो जाएगा? समेशन
एक का अगर एंटी क्लॉकवाइज है दूसरे का क्लॉकवाइज, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। अगर मान लो फिर से एक और यहाँ पे मास मिला तो मान लो फिर से डीएमजी लगा, तो अगर यहाँ मिला तो फिर से यहाँ होगा। इन दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब है कि तुमको अगर एक लीनियर रॉड दे दे तो उसका जो मिडिल पॉइंट है, तो रियलिटी में ग्रेविटी जो है वो रॉड के तो हर पार्ट पे नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। रियलिटी में ग्रेविटी जो है वो बॉडी के हर पार्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। लगा रही नहीं लगा रही, लगा रही है। तो अगर तुम देखोगे कि मिडिल पॉइंट के अगर लेफ्ट में अगर कोई फोर्स मिल रहा है छोटा सा, तो राइट में भी एक फोर्स मिलेगा। उन दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा एंड डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो समेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा बच्चा, रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा कहां होगा बच्चा, रॉड के मिडिल पॉइंट। क्लियर है क्या? जैसे मान लो ये डिस्क, ठीक है, डिस्क ये पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट से अगर मान लो तुमको यहाँ पे एक मास मिलता है तो यहाँ भी एक मास मिलेगा। इसका फोर्स, इसका ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे। इसका भी ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे। इसके अबाउट तुम ध्यान से देखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में अपोजिट। अगर मान लो यहां देखोगे और यहां देखोगे, ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, अगर मान लो एक ये लोगे तो एक, अगर मान लो एक ये ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। अगर इसका मोमेंट ऑफ फोर्स और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स देखोगे तो यहाँ पे मान लो मास ले लो, यहाँ पे मास, इन दोनों फोर्स की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका समेशन क्या हो जाएगा। ऐसे अगर ध्यान से देखोगे तो बॉडी के हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन तुम पेयर वाइज करके प्रूव कर सकते हो यही वो पॉइंट है जिसके अबाउट सारे फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है बच्चा, जीरो। What is the definition of center of gravity? Center of gravity of a body is a point about which summation of moment of force due to all the gravitational forces acting on the body should be zero. क्योंकि ध्यान से देखो, अगर बॉडी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फोर्स एक जगह पे नहीं लग रही है, फोर्स तो अलग अलग जगह पे लग रही है ना। जैसे मान लो अगर ये रॉड है तो क्या रॉड का जो मास है वो सिर्फ एक जगह है, पूरे लेंथ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे भी डीएमजी लगेगा, यहाँ पे भी डीएमजी लगेगा, यहाँ पे भी डीएमजी लगेगा, तो हर जगह पे डीएमजी लग रहा है। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो इसके अबाउट अगर तुम यहाँ पे एक डीएमजी लोगे तो यहाँ पे भी एक डीएमजी मिलेगा। इसका और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, जीरो, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर अगर तुमको यहाँ मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा। इससे ये बात प्रूफ होती है कि अगर इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे ऑल्दो छोटा ही फोर्स लग रहा है, लेकिन पेयर में प्रूफ करके तुम ये बात जरूर प्रूफ कर सकते हो कि यही वो पॉइंट है जो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत सारे बॉडीज का, जैसे कि एक रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है सर, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है सर, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मिडिल पॉइंट। कहां होता है सर, मिडिल पॉइंट। यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है सर, डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर। रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है सर, रिंग का सेंटर है। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज और तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो अगर एक स्क्वायर है, अगर एक स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, स्क्वायर के सेंटर पे। अगर मान लो एक रेक्टेंगल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा बच्चा, रेक्टेंगल के सेंटर पे, है ना। अगर मान लो एक स्फीयर है, इसका कहां होगा, सेंटर पे। हॉलो स्फीयर है, मान लो सॉलिड स्फीयर है, इसका भी कहां होगा, इसके सेंटर पे। तो ऐसे बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बच्चों, कोई ढंग की बात, कोई गलत बात नहीं है।
अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं। देखो तुम्हें मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जैसे रॉड था ना, से मान लो ये एक डिस्क है, तो मैं बोलूंगा कि देखो होता क्या है कि अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी, उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो समेशन होता है वो क्या होता है बच्चा? जीरो होता है। क्या होता है बच्चा? जीरो होता है ना। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम आती है यहां पर, है ना। H ये हॉलो हेमिस्फीयर, क्या है बच्चा? हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। हाफ रिंग, मान लो इसका भी रेडियस आ रहा है, इसका भी रेडियस, ये हाफ सॉलिड सेमीस्फीयर, सॉलिड सेमीस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ये है हॉलो हेमिस्फीयर, ये है हाफ रिंग, ये है हाफ रिंग। क्लियर है क्या बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, हॉलो हेमिस्फीयर, हाफ रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हाफ रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर, ये हाफ डिस्क है ना, रेडियस आर है, ये है कोन, इसका रेडियस कितना है, इसका ये हाइट कितना है? h। ट्रायंगल ये h है ना, क्योंकि इसका रेडियस ये r है तो ये भी कितना होगा बच्चा? r। ये r है तो ये भी कितना होगा बच्चा? r। ये r है तो ये भी कितना होगा बच्चा? r। ये r है तो ये भी कितना होगा? क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा। ये है कोन, सी फॉर कोन, टी फॉर ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिनेमा सीटी, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ये हाफ रिंग है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है और ये हाफ डिस्क है ना बच्चों। तो मुझे इतने बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, मुझे इतने बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करना है बच्चा? निकालना है। सी फॉर व्हाट? कोन। टी फॉर व्हाट? ट्रायंगल। एच फॉर व्हाट? हॉलो हेमिस्फीयर। आर फॉर व्हाट? हाफ रिंग। एस फॉर व्हाट? सॉलिड हेमिस्फीयर। डी फॉर व्हाट? हाफ डिस्क। मैं लिख देता हूं यहां पर, सी फॉर कोन, सॉलिड, टी
T for what? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, ऋतिक, हाफ हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हाफ रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, डी फॉर हाफ डिस्क, है ना? ये 6 का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। ये 6 का मुझे क्या निकालना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सिमेट्रिकल लाइन पे होगा। इसका सिमेट्रिकल लाइन यही है। सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सिमेट्रिकल लाइन पे होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इस लाइन पे होगा। इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिमेट्रिकल लाइन पे होगा। इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिमेट्रिकल लाइन पे, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिमेट्रिकल लाइन पे, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिमेट्रिकल लाइन पे। तो बेसिकली यहां से देखो, मैं सब जो डिस्टेंस लिखूंगा वो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से है। देखो इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं, ऐसे पहले लिखो। तो देखो, तो 2 ऐसे देखो, 2 3 4, ठीक है? और फिर यहाँ पे 4 3 2, 2 3 4, 4 3 2, यहाँ पे रखना पड़ेगा पाई 8 3, 2 3 4 4 3 2, पाई 8 3 पाई। अब देखो तो इसमें यहां से ये लेंथ कितना है? h, यानी h/4। यहाँ पे ये लेंथ है h/3, ये लेंथ कितना है? r, तो r/2। ये लेंथ कितना है? r, यहां से r, 2r/3। यहां ये कितना है? r, तो 3r/8। मतलब ये लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे। मतलब ये जो मैंने h लिखा है ना, मतलब यहां से डिस्टेंस लिखा है, लेकिन किसके टर्म्स में लिखा है? h के टर्म्स। मतलब यहां से कितना होगा? h/4। इसमें यहां से कितना होगा? h/3। इसमें यहां से कितना होगा? r/2। इसमें यहां से कितना होगा? 2r/5। इसमें यहां से कितना होगा? 3r/8। इसमें यहां से कितना होगा? 4r/3। याद रखने के लिए C फॉर सिनेमा, T फॉर टाइम, H फॉर ऋतिक, R फॉर रोशन, S फॉर श्री, D फॉर देवी। सिनेमा, टाइम, ऋतिक, रोशन, श्री, देवी याद रखिएगा। अगर याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, है ना? अगर याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, है ना बच्चों? अगर याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर से बताता हूं, उसको याद रखने का तरीका है C फॉर सिनेमा, T फॉर टाइम, है ना? C फॉर सिनेमा, T फॉर टाइम, H फॉर ऋतिक, R फॉर रोशन, S फॉर श्री, D फॉर देवी। सिनेमा, टाइम, ऋतिक, रोशन, श्री, देवी, है ना? कोण का जो है वो h/4 है। ऑल्दो वीडियो में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, वो कितना है? h/4। सबका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने लिखा है उस सबके कहां से है? वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से है। और सिमेट्रिकल जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री है उसी लाइन पे लोएस्ट पॉइंट से वो डिस्टेंस मैंने लिखा है ना? क्योंकि ये देखो, ये सब सारी बॉडीज आधी है। अगर मान लो पूरा स्फीयर होता तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट मैं बोलता सेंटर, है ना? डायरेक्ट मैं बोलता सेंटर। अगर डिस्क होता, रिंग होता, पूरा होता तो डायरेक्ट मैं बोलता सेंटर। लेकिन चूंकि ये आधे हैं, तो आधे हैं तो इनका कहां है? सबसे पहला चीज याद रखना कि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सिमेट्रिकल लाइन पे होता है। किस लाइन पे होता है बच्चा? सिमेट्रिकल लाइन होता है। अब जब सिमेट्रिकल लाइन पे है तो सिमेट्रिकल लाइन पे कहां है? तो लोएस्ट पॉइंट से वो डिस्टेंस मैंने लिख दिया है। और उसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे बना लेना 2 3 4 4 3 2
पाई ये 3 पाई, याद रखना ये चीज। बाकी ये पूरा है कितना है h, h के टर्म्स में देखो तो कितना हो जाएगा h/4, मतलब ये पूरा h है h/4, ये पूरा h है h/3, ये पूरा r है तो r/2 है ना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना बच्चों, ढंग से मेरी बात समझ में आई ना बच्चों, है ना। एक और है, लिख लेना उसको, ये तो सॉलिड कोन था। हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल लाइन है, यही लाइन है इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, तो यहां से कितना होगा बच्चा h/3, कितना होगा बच्चा, यहां से कितना ऊपर होगा h/3, है ना। इसमें यहां से कितना है h/4, मतलब यहां पे ये है CO सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये h/3 यहां पे कहीं है ना, सॉरी यहां पे है ना CO, ये क्या है सर r/2, मतलब r यहां पे, इसका कहां है सर 2r/5 कहीं यहां पे है ना, इसका कहीं यहां पे, इसका भी कहीं यहां पे। समझ में आया मैंने क्या बोला, ढंग से आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है और इतने सारे बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं पल भर में निकाल लिया। अगर मुझे वो फॉर्मूला पता है, एक एक्स्ट्रा याद करना होगा हॉलो कोन का, जिसका h/3 होता है। हॉलो कोन का कितना होता है बच्चा h/3, सॉलिड कोन का कितना होता है h/4, है ना। गुड, मैंने तुम्हें एक लाइन बताया, मैंने क्या बताया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना, वो किस लाइन पे लाई करती है, सिमेट्रिकल लाइन पे लाई करती है। किस लाइन पे लाई करती है, सिमेट्रिकल लाइन पे। अब क्वेश्चन ये है, आखिर ये सिमेट्रिकल लाइन पे क्यों लाई करती है? Why center of gravity lie on a symmetrical line? सिमेट्रिकल लाइन किसके लिए, बॉडी के लिए। Why does, क्वेश्चन लिखो, why does center of gravity lie on a symmetrical line? देखो इस क्वेश्चन का आंसर, तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ क्यों ऐसा होता है। Why does center of gravity lie on a symmetrical line? Why does center of gravity of a body lie on a symmetrical line? तो देखो मैं बताता हूं, सपोज करो बच्चा देखे, मान लो ये बॉडी है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, ये चलो कोई और बॉडी में लेते हैं, चलो इसे मान लो ये रिंग है, देखो तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है नहीं बॉडी, सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर। तो ध्यान से मान लो ये डिस्क ही है, क्या बचा डिस्क, मान लो ये डिस्क है, तुम ध्यान से देखो, ये क्या है, सिमेट्रिकल लाइन है। देख अगर ये सिमेट्रिकल लाइन है तो क्या होता है, जो भी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं होगा, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो देख अगर तेरे को यहाँ पे एक मास मिलेगा तो इसके जस्ट अपोजिट भी एक मास मिल जाएगा। अब ये मास है तो इस पे डीएमजी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। यहाँ पे भी एक डीएमजी लग रहा है और यहाँ पे भी एक डीएमजी लग रहा है, यहाँ पे भी एक डीएमजी लग रहा है, यहाँ पे भी एक डीएमजी लग रहा है। ये जो डीएमजी लग रहा है, ये जो डीएमजी लग रहा है, दोनों जो है ये इस पॉइंट के, अगर इधर एक मास मिलेगा तो जस्ट उसके सिमेट्रिकल भी एक मास मिलेगा। दोनों जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा और इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। ये अगर क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुम्हें अगर किसी लाइन के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल मिलती है तो अगर इधर एक मास मिलेगा तो इधर भी एक मास मिलेगा, तो इधर एक फोर्स मिलेगा तो इधर भी एक फोर्स मिलेगा, क्योंकि मास है तो फोर्स लगेगा। इधर एक फोर्स मिलेगा तो इधर भी एक फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स का समीशन क्या है, जीरो। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट इसी लाइन पे ही लाई करेगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट समीशन क्या होता है, सारे मोमेंट ऑफ फोर्स का समीशन क्या होता है,
जीरो। किन फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो अर्थ हम पे लगा रहे हैं। क्या मेरी बात आपको खूब समझ में आई बच्चा? है ना? देख तेरे को मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये डिस्क कंप्लीट होता है, ये मान लो डिस्क कंप्लीट होता है, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इस लाइन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती नहीं करती, और ये लाइन होता ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। ये लाइन बोल रहा है कि मेरे पे लाई करेगी, ये लाइन बोल रहा है मेरे पे लाई करेगी, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? जो मैं तुम्हें बताया था, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, देखो तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? जैसा इधर वैसा इधर, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पे लाई करेगी। इस ये लाइन बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे पे लाई करेगी, क्योंकि मैं ये लाइन सिमेट्रिकल है। ये लाइन बोल रहा है कि मैं भी सिमेट्रिकल हूं, मेरे पे लाई करेगी, तो ये बोल रहा है मेरे पे लाई करेगी, ये बोल रहा है मेरे पे लाई करेगी, तो अल्टीमेटली दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है ना? मैं तुम्हें फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाई ऑन अ सिमेट्रिकल लाइन। तो मैंने एक बात बताया कि अगर किसी लाइन के अबाउट अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब है कि एक तरफ मास मिलेगा तो उसकी सिमेट्री में भी एक मास मिलेगा, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा डाउनवर्ड होगा। तो उस लाइन के जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस लाइन के पॉइंट पे जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो एक फोर्स की वजह से अगर मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होगा, दूसरे की वजह से किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक की वजह से अगर क्लॉकवाइज है, दूसरे की वजह से किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना बच्चों? क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्या मेरी बात पूरी क्लियर हुई? क्या इस बात पर कोई डाउट नहीं है? मैं फिर से तुम्हें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मान लो ये बॉडी है और अगर ये इस लाइन के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी के अबाउट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये है, इधर एक मास मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक मास मिलेगा। यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे मास मिला मतलब यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे मास मिला तो यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पे मास मिला तो यहाँ पे भी फोर्स। इन दोनों फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स इसके अबाउट क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट, इन दोनों का समेशन, इन दोनों के मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि देखो दोनों फोर्स डाउनवर्ड ही लग रहे हैं, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ फोर्स किधर है? क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट ऑफ फोर्स किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्टीमेटली जितने भी फोर्सेस होंगे, तो अगर इस साइड कोई फोर्स मिलेगा तो इधर भी एक फोर्स मिलेगा, और उन दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। उन दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स का समेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इस लाइन पे लाई करती है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या है ना बच्चों? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हुई ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए जितना भी वो हाफ बॉडी था, सबका मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस लाइन पे था? उसके सिमेट्रिकल लाइन पे। और वो फॉर्मूला भी याद है ना? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन एंड श्रीदेवी। अब क्या है कि अगर मान लो ये सब जो लैमिना थे, जो शेप था, इसका तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन मान लो कोई भी एक इरेगुलर शेप का लैमिना है। अच्छा एक बात और, खूब बढ़िया समझ में आ गया ना? अब समझना, मान लो कोई इरेगुलर शेप का लैमिना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले आप बॉडी में 3 पॉइंट बना लो, 3 पॉइंट बना लो, ऐसे 3 ऐसे कील से, नेल से आप ऐसे होल बना लो 3। अब क्या करो, इसको दीवार पे जाकर खड़ा करो, ठीक है? दीवार पे रखता हूं, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, जब इसको मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, जब मैंने ए के अबाउट लटकाया तो बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, फिर बी के, फिर इसको उठाओ और बी के उस नेल में पहले क्या करो, 3 होल्ड कर लो, तो मैंने कर लिया। अब ए के अबाउट मैंने बॉडी को लटका दिया, मतलब वर्टिकल ऐसे जो नेल था उसमें एक पे, मतलब एक फिक्स कर दिया। समझ में आया मैंने क्या? तो मान लो ऐसा है तो मैंने बॉडी को ऐसे लटका दिया ए वाले होल के थ्रू, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। फिर मैंने निकाला, फिर मैंने बी
बी वाले होल के थ्रू मैंने बॉडी को लटका, फिर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, मान लो लाइन, फिर मैंने सी वाला लाइन ड्रॉ किया। तुम देखोगे कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेम, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, और ये तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी इरेगुलर शेप ऑफ लैमिना का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो आप बॉडी के पेरिफेरी के अबाउट 3 टू होल कर लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किसी नेल में बॉडी को वर्टिकली ए के होल के थ्रू लटकाओ, फिर बी के थ्रू लटकाओ, फिर सी के थ्रू लटकाओ। जब ए के थ्रू लटकाओगे तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, फिर जब बी के होल के थ्रू लटकाओगे तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो क्या कर लो, एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल 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 एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, समझ में आ रहा है ना? फिर सी के थ्रू जब लटकाओगे तो ड्रॉ करो। उन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो एक कॉमन पॉइंट पे होगा, और जहां पे होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही तुम्हारा क्या कहलाएगा बच्चा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या कहलाएगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात ये समझते हो बच्चा, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है, जब तुमने बॉडी को ए के अबाउट लटकाया, मान लो ए के अबाउट जब तुमने बॉडी को, तो मैं बोलता हूं कि जब तुमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, बिल्कुल वर्टिकल, तो मैं बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बॉडी का इसी पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे लाई करेगा, कहीं और लाई नहीं करेगा। पहले मेरी बात समझना, जब मैंने ए के अबाउट लटकाया तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, बिल्कुल। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसी लाइन पे होगा। इक्विलिब्रियम में आने के बाद मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है कि why the center of gravity will lie on this line? Why the center of gravity will lie on this line? वो किसी और लाइन पे लाई क्यों नहीं करेगा? Do you have an answer of it? Just think about it. Let me know कि why the I am telling, ये प्रोसीजर तो मैंने बता दिया, अब मैं उसके एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो तो एक बात समझो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए वाले लाइन पे लाई किया, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। आखिर वो क्यों, कौन है, आखिर वो लाइन कौन है, आखिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे लाई कर रहा है, आखिर वो इस लाइन पे ही क्यों लाई कर रहा है? या जब मैंने वर्टिकली बी के अबाउट लटकाया तो फिर बी के ही लाइन पे क्यों लाई किया जो वर्टिकल लाइन है? या जब मैंने सी के अबाउट डाला तो वर्टिकली जब सी के अबाउट डाला तो सी के अबाउट जब लटकाया, सी के अबाउट जब लटकाया तो सी से जो वर्टिकल लाइन पास कर उसी पे क्यों है? तो मेरी बात समझो, जैसे मान लो जब मैंने इसी बॉडी को बी के अबाउट लटकाया तो फिर मैं अगर मैं बी के अबाउट लटकाऊंगा तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे, अगर मैं सी के अबाउट लटकाऊंगा तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इक्विलिब्रियम में आने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पे भी है, बी पे भी और सी पे भी है, तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। देखो इसका क्यों ऐसा हो सकता है। मान लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का कहां दिखाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंटिन्यूअस बॉडी के हर पॉइंट पे लगता है, लेकिन हम लोग एक ही जगह दिखाते हैं, क्योंकि हर जगह लगता जरूर है लेकिन हम उसको अलग अलग जगह नहीं दिखाए, कहां दिखाते हैं? एक जगह। जैसे एग्जांपल रॉड का, रॉड में तो हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है,
लेकिन पूरे वेट को कहाँ दिखाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मिडिल पॉइंट पे दिखाते थे ना। तो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लो मास ऑफ बॉडी इनटू जी लग जाए, अगर मान लो ऐसा, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इस फोर्स की वजह से क्या ये बॉडी ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी या ऐसे घूम जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लग जाएगा तो बॉडी क्या होगी, घूमेगी। अगर मान लो मैंने ऐसे वगैरह खींच दिया तो बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। लेकिन अगर मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे m1 मास ऑफ बॉडी इनटू जी लग रहा है, तो अगर यहाँ पे होती तो कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होती। अगर यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, अगर इन सब जगहों पे होती तो क्या होता, इसकी वजह से जो टॉर्क होता उसकी वजह से बॉडी क्या होती, घूम जाती। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे होगा तो बॉडी को क्या करेगा, घुमा देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ नहीं हो, अगर यहाँ पे होगा तो mg को यहाँ दिखाएंगे, अगर mg को यहाँ दिखाएंगे तो बॉडी को क्या करेगा, घुमा देगा। क्यों, उसको मैं बता सकता हूँ। मान लो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो फोर्स है, ये अगर तुम ध्यान से देखो इसके अबाउट से इसी का टॉर्क होगा ना। इस बॉडी पे एक मास ऑफ बॉडी इनटू जी है, मास ऑफ बॉडी इनटू जी है, और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, क्योंकि ये जो हिंज है वो लगा रहा है। तो हिंज का जो टॉर्क है वो ए के अबाउट क्या होगा, जीरो। हिंज का जो टॉर्क है वो ए के अबाउट जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया हिंज का टॉर्क, क्योंकि ए से ही पास कर रहा है, सिर्फ इसका टॉर्क बचेगा। अगर इसका टॉर्क बचेगा तो बॉडी में नेट टॉर्क है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे हो जाए तो भले ही यहाँ पे, अगर इस लाइन पे हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा किस पे लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पे। क्योंकि अगर मान लो अगर इस लाइन पे नहीं है, कहीं और है, तो उसकी वजह से बॉडी पे टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉडी पे टॉर्क एग्जिस्ट करेगा तो बॉडी को क्या करेगा, घुमा देगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी नहीं। जबकि हमने मान रखा था कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड मस्ट बी लाई ऑन दिस लाइन। क्योंकि इस लाइन पे होगी तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इस फोर्स का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम लटकाते हैं उसको वर्टिकली और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे। फिर जब मैंने बी के अबाउट लटकाया तो यहाँ पे सीओजी हो गया। फिर जब मैंने बी के अबाउट लटकाया तो सीओजी हो गया। फिर जब मैंने सी के अबाउट लटकाया तो फिर से सीओजी मिला। जो तीन लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा कहां मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, और जो मिलेगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अगर तुमने ए के अबाउट लटकाया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बिलो किस पॉइंट, ए के जस्ट बिलो होगा। अगर साइड में हो जाएगा ए के, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ए के अगर साइड में हो जाएगा तो ए के अबाउट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा ना। इसका तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है, लेकिन अगर यहां पे होता तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो नहीं होता, है ना बच्चा। इसीलिए अगर कोई बॉडी अगर वर्टिकली लटकाया हुआ है, कोई बॉडी को अगर मैंने दीवार में लटका दिया है, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस वहां से अगर एक वर्टिकल लाइन डालोगे तो उसके नीचे ही होगा। अगर कहीं और होगा तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा तो वो उसको इक्विलिब्रियम में रहने नहीं देगा। लेकिन अगर उसके वर्टिकल लाइन पे होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसीलिए ए है, ए के इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे, बी बोल रहा है इस लाइन पे, तो अगर बी वाला इस लाइन पे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो ए और बी कहां इंटरसेक्ट करेगा, सीओजी पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ध्यान से देखो तो सी में भी वो पॉइंट है, तो ये तीनों मस्ट इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप अगर वैसे करोगे तो यू विल गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी इरेगुलर बॉडी, यू विल गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी इरेगुलर बॉडी, है ना।
तो स्टेप 1 क्या है कि 3 को आप, जैसे 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 2 से भी निकल जाता, ए से जब लाइन ड्रॉ की तो उस लाइन पे कहीं है, और बी से जब लाइन ड्रॉ की तो बी के लाइन पे कहीं है, तो ए वाला बोलेगा मेरे लाइन पे, बी वाला बोलेगा मेरे लाइन पे, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही होगा। लेकिन मैंने 3 इसे लिया ताकि मैं श्योर कर सकूं कि देखो उन दोनों का, चूंकि अगर कोई और भी मान लो तुम 4-5 अगर होल्स करते तो जब भी तुम लटकाओगे तो वो सारे लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? और वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे वो मिलेंगे वो लाइन, वही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मेरी बात ढंग से समझ में आई बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो रीजन जानना बहुत जरूरी है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाई ऑन अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अगर तुम ए को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बनाओगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए से जो वर्टिकल लाइन पास करेगी उसी लाइन के किसी पॉइंट पे, बी से अगर तुम बी से सस्पेंड करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लाइन पे होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस लाइन पे होगी बच्चा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी से जो वर्टिकल लाइन पास करे उसी लाइन पे होगी। तो जो ए से वर्टिकल लाइन पास की और बी से वर्टिकल लाइन पास की, तो दोनों ही लाइन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वो एक ही पॉइंट है। तो जब भी वो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अच्छा बच्चा, ये बात तुम्हें क्लियर हो गया ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के जस्ट बिलो क्यों लाई करता है? क्योंकि अगर कहीं और लाई करेगा तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर दिया तो बॉडी को क्या कर देगा? रोटेट। अगर बॉडी को रोटेट कर दिया तो बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में रहेगी नहीं। जबकि मैंने पहले ही अज्यूम किया है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तभी मैंने वो लाइन ड्रॉ की है। क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई बच्चा? ढंग से मेरी पूरी बात क्लियर हुई ना? इस तरह से आप लोगों का मोमेंट ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन एंड पावर एनर्जी, ये पूरा फोर्स का यूनिट खत्म हुआ। मशीन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चा, टाटा।